नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बोकारो में पुलिस और सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 9 नक्सलियों को मार गिराया गया है। लुगु पहाड़ की तलहटी में यह मुठभेड़ हुई। मौके से 3 हथियार भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है, तो 9 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर है ये बोकारो से, जहां पुलिस और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ होती है, नक्सलियों के बीच मुठभेड़ होती है और ऐसे में पुलिस और सुरक्षा बल मिलकर 9 नक्सलियों को मार गिराते हैं। लुगु पहाड़ की तलहटी में यह मुठभेड़ हुई। मौके से 3 हथियार बरामद किए गए हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस जगह की जहां पर यह मुठभेड़ हुई, जहां पर सुरक्षा बल और पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। और ओम प्रकाश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, 9 नक्सलियों को मार गिराया गया है, बड़ी सफलता। ऑपरेशन को लेकर अपडेट क्या? जी, फिलहाल जिस तरह की सूचना मिली थी उसके बाद सुरक्षा बलों के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया उसमें ये सफलता मिली है। 9 नक्सलियों को मार गिराया गया है। वहीं मौके से 3 हथियार जो है, अत्याधुनिक हथियार जो है, वो भी बरामद हुए हैं। फिलहाल इलाके में जो सर्च ऑपरेशन है, चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ करके जो सर्च ऑपरेशन है वो किया जा रहा। हो सकता है कि अब और हथियार जो है या फिर गोला बारूद है, इसकी भी मिलने की जो है कि सर्च ऑपरेशन में मिलने की संभावना है। फिलहाल पुलिस और अन्य जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। बता दें कि इस पूरे इलाके में नक्सलियों के खात्मे को लेकर लगातार जो कवायदे हैं वो की जा रही थी, ऑपरेशन चलाए जा रहे थे और उसी कड़ी में ये सफलता जो है वो सुरक्षा बलों को मिली है। हाल के दिनों में जिस तरह से सारंडा के जंगलों में भी घटनाएं हुई हैं, उसके बाद वहां पर पुलिस की दबिश के बाद इस क्षेत्र में नक्सली जो है वो फिर से खुद को एक्टिव बनाने में जुटे हुए थे, संगठन को विस्तार करने की कवायद में जुटे हुए थे। हालांकि इसकी जानकारियां जो है वो पुलिस मुख्यालय तक भी पहुंची थी, जिसके बाद इलाके में जो सर्च ऑपरेशन है और जो सूचना तंत्र है उसे बढ़ाया गया, जिसके बाद ये सफलता जो कहा जा सकता है, ये बड़ी सफलता जो है वो झारखंड पुलिस के जवानों को मिली है। जी चलिए, बिल्कुल ओम प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और बोकारो से हमारे संवाददाता मृत्युंजय भी जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, जो अभी फिलहाल ऑपरेशन चल रहा है, ग्राउंड से आपके पास क्या रिपोर्ट है? इंटेलिजेंस को यह सूचना मिली थी कि जो जोनल कमांडर बीरसेन हैं और जो एरिया कमांडर कुंवर मांझी हैं, वो लोग अपने दस्ते के साथ चल रहे हैं, जिसकी संख्या 8 से 10 बताई गई थी। पुलिस ने अपने पूरे तंत्र को वहां लगाया हुआ था। जैसे ही उन लोगों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई और इन लोगों की संख्या 8 से 10 ही बताई जा रही है, और जिस प्रकार से सूचना है कि 9 नक्सली मारे गए हैं, ऐसे में कह सकते हैं कि बोकारो जिले से नक्सलियों का सफाया हो गया है। क्योंकि जो जोनल कमांडर हैं वो जो पारसनाथ पहाड़ को भी लीड करते हैं। ऐसे में बोकारो जिले की पुलिस को और झारखंड पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। और जिस प्रकार से पूरे जो लुगु पहाड़ के तलहटी में वहां जो है सर्च अभियान चलाया जा रहा है। एसपी से अभी हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि पूरे जो इलाके को है पूरे कॉर्डन अप करके उसमें जांच किया जा रहा है, सघन अभियान चलाया जा रहा है कि जो नक्सली या तो भागे हैं उसके लिए भी सड़क पर जांच चल रही है। गाड़ियों को रोककर पुलिस जांच कर रही है कि क्या कोई नक्सली गाड़ियों में बैठकर भाग रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि बोकारो जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और जिस प्रकार से नक्सलियों को खत्म करने की डेडलाइन डीजीपी ने दी थी, बोकारो में यह जो है वो समाप्ति के दौर पर जाता दिख रहा है। अब देखना यह है कि पुलिस जो इस पर किस प्रकार से बातों की जानकारी देती है। फिलहाल एसपी ने कहा कि जब तक सर्च अभियान पूरा नहीं हो जाता है तब तक इस बात कर हम लोग अभी बताने में सक्षम नहीं है। जी मृत्युंजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, कई जो ऐसे इलाके हैं झारखंड के जिसको नक्सल मुक्त किया जा चुका है, पुलिस मुख्यालय के तौर पर अगर बात करें तो किस तरीके से वहां से रणनीति तैयार की जा रही है जो इंप्लीमेंट हो रही है ग्राउंड पे? तो चलिए संपर्क करने की कोशिश करेंगे। वैसे 9 नक्सलियों को मार गिराया गया है, बड़ी खबर निकल करके आज सामने आई है। लुगु पहाड़ की तलहटी जहां पर मुठभेड़ होती है, पुलिस और सुरक्षा बल संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हैं और 9 नक्सलियों को मार गिराया जाता है। मौके से 3 हथियार भी बरामद होता है। इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और ये उस जगह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये पूरी मुठभेड़ की घटना हुई है। और ऐसे में माना जा रहा है कि नक्सलियों के मंसूबों को
लगातार जो जवान है वो नाकाम कर रहे हैं, उनकी कमर तोड़ रहे हैं और ऐसे में नक्सलियों को लगातार कमजोर किया जा रहा है। तो देखिए, इस लाल आतंक पर प्रहार लगातार पुलिस का जारी है, एक्शन लगातार लिया जा रहा है। और ये बड़ी खबर निकल करके आज सामने आई, जहां बोकारो में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 9 नक्सलियों को मार गिराया गया। लुगु पहाड़ की तलहटी में मुठभेड़ हुई। बता दें कि समय दर समय पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी निर्देश जाता है। जिला के स्तर पर लगातार जो एसपी हैं, जो डीजीपी हैं, वो भी लगातार मॉनिटरिंग करते हैं, मीटिंग होती है और ऐसे में एक रणनीति तैयार की जाती है कि किस तरीके से खास करके जो अभी भी हॉट स्पॉट बने हुए हैं, नक्सलियों का गढ़ बना हुआ है, उसको कैसे ध्वस्त करना है। और बड़ी खबर आरा से है, जहां बारात के दौरान बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 2 बच्चे सहित 7 लोगों को गोली लग गई। गोली लगने से 2 व्यक्ति लौ कुश और राहुल की मौत हो गई, जबकि बाकी 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में कई की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। घटना गढ़हनी थाना के लहपा गांव की है और लहरप्पा गांव में पूरी घटना हुई। लड़की की शादी समारोह में द्वार पूजा चल रही थी। इसी दौरान एक थार गाड़ी वहां से गुजर रही थी और गाड़ी साइड करने को लेकर विवाद हो गया था। इसके कुछ ही देर बाद बारात में अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई और कुल 7 लोगों को गोली लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। गोलीबारी में जिन 2 लोगों की मौत हुई है, दोनों उसी थार गाड़ी में सवार थे और दोनों का बारात में शामिल लोगों से विवाद हुआ था और मामला शांत भी हो गया था। लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। इस घटना से पूरा का पूरा शादी समारोह मातम में तब्दील हो गया। पुलिस ने इस घटना की जांच के लिए एक टीम गठित कर दी है। वारदात के पीछे कुछ लोगों का नाम भी आया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। तो तस्वीरें देखिए, गाड़ी पर गोलियों के निशान आपको दिखाई दे रहे होंगे। किस तरीके से इस गाड़ी पर गोलियां बरसाई गई, थार सवार दोनों की मौत हो जाती है। और इस मौत के पीछे और भी क्या कारण हो सकते हैं, कुछ और भी नाम सामने आया है, जिन तक पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है। और अस्पताल में अभी 5 जो घायल है भर्ती कराए गए हैं, वो इलाजरत हैं। पहले मरल अजीत के लड़का, जोगिंदर के दोनों लड़का, फिर जागा के लड़का मरल। अपन अब लड़का के लगल के लोग के गोली लगल बा, कितना लोग? हम अपन तो करी भैया के लेके चल ह तुम 4 केस हो गए हमरा गांव के। हम अपन लगल भाई से लड़का पता चलो हम तो हम एक व्यक्ति की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई, जिसका नाम लवकुश है, तथा एक व्यक्ति की मृत्यु अस्पताल में इलाज के क्रम में होने की सूचना पाई गई है, जिसका नाम राहुल है। घटना से संबंधित जो सुसंगत साक्ष्य हैं उनको एकत्रित किया जा रहा है तथा घटना से संबंधित सभी बिंदुओं की जांच करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और मुंगेर से बड़ी खबर है, जहां बारात में डांस के दौरान गोली चली। गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। डीजे की धुन पर सभी नाच रहे थे, कमर में कट्टा डाल रखा था। अचानक गोली चली, जिसमें युवक घायल हो गया। युवक की हालत गंभीर है, मायागंज रेफर किया गया है। तो गोली लगने से युवक के घायल होने की खबर मुंगेर से सामने आ रही है, जहां पर डीजे की धुन में सभी नाच रहे थे। उसी दौरान गोली चलती है, कमर में कट्टा डाल रखा था, गोली चलाई और अचानक गोली चलने से युवक घायल हो गया। युवक की हालत गंभीर है, जिसे मायागंज अब रेफर किया गया है। समारोह के दौरान गाजीपुर जो के तारापुर थाना अंतर्गत पड़ता है, वहां पे एक बारात जा रही थी। तो बारात जाने के क्रम में कुछ लड़के जो बारात में ही शामिल थे, उनके द्वारा हथियार का प्रयोग किया जा रहा था। तो उसमें एक व्यक्ति को फायरिंग के दौरान गोली लगा है। ये हर्ष फायरिंग का मामला अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें पहचान हुई है हर्ष फायरिंग के मामले को लेकर के। इसमें जो इंजर्ड है उसका इलाज चल रहा है, उसको पेट में गोली लगा है, अभी खतरे से बाहर है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इसमें आइडेंटिफाई करने को लेके कि किसके हथियार था, कौन वहां पे हथियार चलाने में शामिल था, उन सब पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर से बड़ी खबर है, जहां मानगो बालीगुमा में करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर मिनी पंजाब होटल से 500 मीटर दूर एक कच्ची सड़क पर घात लगाकर किए गए इस हमले में विनय सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। उनके सिर में गोली लगी थी और शरीर पर घसीटने के निशान मिले।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन एम्बुलेंस की व्यवस्था में देरी से लोगों का गुस्सा भड़क गया। करीब 2 घंटे तक शव सड़क पर ही पड़ा रहा। क्योंकि पुलिस एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं कर पाई, स्थानीय लोगों और कर्मी सेना कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और शव को बिना एम्बुलेंस के उठाने से रोक दिया। फिर एम्बुलेंस के आने के बाद शव को एमजीएम अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान NH-33 पर लंबा जाम लग गया और यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। बड़ी खबर पटना से है, जहां कार सवार युवकों ने एक साथ कई लोगों को टक्कर मार दी। घटना कोतवाली थाना इलाके की है, जहां कार सवार ने एक साथ कई लोगों को टक्कर मार दी। ट्रैफिक पुलिस के जवान ने जब पकड़ने की कोशिश की तो ट्रैफिक कांस्टेबल पर भी कार चढ़ाने की कोशिश की गई, जिसमें ट्रैफिक कांस्टेबल मुंचुन बाल बाल बच गए। कार सवार युवकों ने ट्रैफिक पुलिस के जवान को कुछ दूर तक घसीटा। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है, साथ ही कार सवार 2 लोग को भी पकड़ा है। जो गोलंबर जो आरोपी ऊपर में है, उस पर देर शाम में एक अल्ट्रोज गाड़ी थी जिसका नंबर है BR09BFB और 9471। उस पर उसका जो चालक था उससे तेजी से चला करके पहले एक बाइक वाले को उसने धक्का मारा। हमारा वहाँ जो सिपाही खड़ा था मुंचुन, उसने बहुत साहस का काम किया। उसने सोचा कि गाड़ी को हम पकड़े, तो गाड़ी वाले ने पहले बैक किया, फिर फ्रंट की तरफ लेकर के गाड़ी को भागना चाहा। उस लड़के ने बहादुरी दिखाते हुए, क्योंकि बहुत गाड़ी वाले को धक्का मारा था, उस गाड़ी का पीछा करके दूसरे गाड़ी के साइड जा करके उसको चक्कनपुर के आसपास उस पार क्रॉस करा के थाने के आसपास राजलक्ष्मी मंदिर के आसपास उसको पकड़ा है। बेंगलुरु में सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां कर्नाटक के पूर्व पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश की उनके ही आवास पर चाकू घोंपकर निर्मम हत्या कर दी गई। वह 2015 से 2017 तक डीजीपी के पद पर रहे। 1981 बैच के IPS अधिकारी का शव उनके आवास पर पाया गया। इस शौकाने वाली घटना में उनकी पत्नी पल्लवी पर हत्या का संदेह जताया जा रहा है। पुलिस ने पत्नी को हिरासत में लिया है। ओम प्रकाश बिहार के पश्चिम चंपारण के रहने वाले थे। 1981 बैच के IPS अधिकारी ओम प्रकाश कर्नाटक के विजयनगर जिले के हरपनहल्ली के ASP के रूप में करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने शिवमोगा, उत्तर कन्नड़ और चिकलमगलुरु जिलों में पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य किया था। और बड़ी खबर रोहतास के दिनारा से है, जहां बीती रात अपराधियों ने एक जेवर कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना दिनारा थाना क्षेत्र के गंज भड़सरा गांव की है। जेवर कारोबारी को गोली मारने के बाद अपराधी गहने से भरा झोला भी छीनकर फरार हो गए। बीती रात दुकानदार प्रिंस कुमार दुकान बंद कर जब घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें निशाना बनाया और गोली मार दी। घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हत्याकांड के पीछे पुरानी रंजिश की भी आशंका जताई जा रही है। घर पर जा रहा था मोटरसाइकिल से, इसी बीच में समझिए कि बगल में थोड़ा दूर मोटरसाइकिल से पीछा किया और गोली मार दिया। मामला पुरानी रंजिश को लेकर के है। पुरानी रंजिश को लेकर के व्यवसायी है, दुकान बंद करके घर जा रहे थे। गोली मार दी। कितनी गोली लगी है सर इनको? 2 गोली लगी। बक्सर की सभा में कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि नीतीश और पीएम मोदी का साथ सिर्फ कुर्सी के लिए है, जिस पर अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पलटवार किया है। नित्यानंद राय ने कहा कि नीतीश और बीजेपी का साथ 20 साल पुराना है और इस साथ दिल का है और आगे निरंतर रहने का साथ है। साथ ही नीतीश कुमार जी 20 वर्षों से हैं और 20 वर्षों का यह साथ दिल का साथ है, आगे निरंतर रहने का साथ है। उनसे न पूछिए कि वो जिनके साथ हैं या उनके साथ जो आज आरजेडी के नेता लोग हैं, कम्युनिस्ट के नेता लोग हैं। पीएम मोदी 24 अप्रैल को मधुबनी आ रहे हैं। पीएम के कार्यक्रम को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा समेत कई मंत्री और अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि मिथिला की भूमि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। बता दें कि पीएम मोदी झंझारपुर में सभा को संबोधित करेंगे। हम जा रहे हैं, अपनी बातों को भी रखें कि मोदी जी आए
तो दरभंगा का एयरपोर्ट बनना शुरू हुआ और आज उड़ने भी लगे। दरभंगा में एम्स बनने का काम शुरुआत का शिलान्यास किया। 24 अप्रैल को बेगूसराय को एक बार फिर एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मधुबनी यात्रा के दौरान मधुबनी से ही बेगूसराय ओटा 6 लेन पुल का लोकार्पण करेंगे। इसको लेकर पुल निर्माण के अंतिम चरण का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और स्थानीय लोगों ने इस पुल के लिए पीएम मोदी का आभार जताया है। बहुत लाभ होगा। ये तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा आभार है। हम लोग उनके लिए दुआ करेंगे कि आज इतना बड़ा आज जाम लगता था हमारे पुराने पुल पे, लोग 5-5 घंटा हम लोग इधर ही रह जाते थे। इससे उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए ये एक बहुत बड़ा ये परियोजना। और कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। ये मोदी जी ने पे जो विश्वास किया गया था, ये विश्वास दिख रहा है कि हाँ, हमने सही नेता पे विश्वास किया था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बेगूसराय एक नया आयाम भर रहा है। परिवर्तन आपको दिख रहा है। जिस बदलाव के लिए हम लोग ने उन्हें चुना था, वो बदलाव दिख रहा है। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार का ये यहाँ का बेगूसराय के दृष्टिकोण से बहुत ये एक औद्योगिक जिला है जहाँ पर इतने सारे फैक्ट्री हैं। इससे बहुत लाभ होगा दोनों, इधर के लोग को और उधर के लोग को भी। अमृत भारत योजना के तहत भागलपुर के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का भी कायाकल्प किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर 80% से ज्यादा काम पूरा हो गया है। बिल्डिंग के साथ ही फुटओवर ब्रिज भी पूरी तरह से बनकर तैयार है। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर काम चल रहा है। स्टेशन परिसर में यात्रियों के लिए कई और सुविधा भी बढ़ाई जा रही है। भारत योजना के तहत सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का कायाकल्प तेज गति से किया जा रहा है। बिल्डिंग पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई है। अब रंग रोगन का कार्य प्रारंभ किया गया है। फुट ओवर ब्रिज का भी निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और जल्द ही 4 नंबर प्लेटफॉर्म का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। जिस गति से निर्माण कार्य किया जा रहा है, संभावना जताई जा रही है कि श्रावणी मेला से पहले इसे पूरी तरह से तैयार कर लिया जाएगा। नए भवन के मिल जाने से सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वाले लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। साथ ही साथ श्रावणी मेले के दौरान देश विदेश से सुल्तानगंज आने वाले शिव भक्तों को भी देवघर जाने में काफी आसानी हो जाएगी। साथ ही साथ जिस तरह से अमृत भारत योजना के तहत निर्माण कार्य किया जा रहा है, तो बड़ी गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा भी अब सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जहां स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के फैसले के खिलाफ कोर्ट रिम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर राजकुमार जा सकते हैं। बता दें कि उन्हें पदमुक्त किया गया था। कोर्ट में कागजों के साथ डॉक्टर राजकुमार पहुंच सकते हैं। मेडल के 10,78,06,431 और हेल्थ मैप के 3,37,20,790 रुपए के भुगतान में हुए विवाद को लेकर कोर्ट में कागजात दे सकते हैं। मॉड्यूलर ओटी और इंटीग्रेटेड ओटी की राशि 7,24,85,274 रुपए के भुगतान के मामले को भी कोर्ट में प्रस्तुत किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक इन दोनों मामले में रिम्स निदेशक ने भुगतान करने से मना कर दिया था। रिम्स निदेशक ने इस भुगतान को बताया था नियम के विरुद्ध है, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ था। और देखिए, अब ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। गौरव हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। गौरव, अब जो पूर्व निदेशक है वो तैयारी कर रहे हैं कि कोर्ट में पूरा साक्ष्य रखेंगे। क्या रणनीति उनकी समझ में आ रही है? गौरव, बिल्कुल, हम आपको बता दें कि पूरा मामला जो है वो उस वक्त से जुड़ा हुआ है जब 17 अप्रैल को रिम्स के निदेशक को झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बर्खास्त किया था। उनके ऊपर आरोप ये गढ़े गए थे, यानी कि इरफान अंसारी ने अपने लेटर में इसका जिक्र किया था कि डायरेक्टर सरकार के नियमों के खिलाफ काम कर रहे हैं, सरकार की बात नहीं मान रहे हैं, इस वजह से उन्हें पद से हटाया जाता है। जिसके बाद अब जो रिम्स के पूर्व डायरेक्टर थे, यानी तत्कालीन जो डायरेक्टर थे डॉक्टर राजकुमार, उन्होंने हाईकोर्ट जाने की ठानी है और आज कोर्ट में पिटीशन दायर किया जा सकता है। इस रीट को लेकर कहा जा रहा है कि जो कोर्ट में शिकायत होनी है उसमें से तमाम चीजों का जिक्र होना है कि किस तरीके से जो एसीएस थे यानी स्वास्थ्य सचिव थे
और इरफान अंसारी यानी कि स्वास्थ्य मंत्री थे, उनके साथ साथ जो अधिकारी थे इनके ऊपर दबाव बना रहे थे कि कुछ पेमेंट जो थे मेडॉल के और कुछ ओटी के, यानी जिस मामले का महालेखाकार के तरफ से जांच भी चल रहा था उस मामले के पेमेंट को लेकर भी दबाव बनाए जा रहे थे। और हमारे जो कुछ सूत्र है वो ये बताते हैं कि 10,78,06,441 रुपए जो है वो मेडाल के और हेल्थ मैप के 3 करोड़ से अधिक रुपए के भुगतान को लेकर ये पूरा मामला स्वास्थ्य सचिव, उसके साथ साथ रिम्स का डायरेक्टर और स्वास्थ्य मंत्री के बीच उलझ रहा था और इसी वजह से ये बर्खास्तगी का जो कार्य है वो किया गया। आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं, कोर्ट में जो शिकायत दर्ज करने के लिए जाया जा रहा है उसमें से इन बातों का भी जिक्र किया जा रहा है कि जब अंतिम जो जीबी की बैठक हुई थी, यानी साथी परिषद की जो बैठक हुई थी, उसमें गैर संवैधानिक तरीके से एक जो एमएलए हैं वो मौजूद थे। ये उस वक्त भी सवाल उठ रहे थे कि राजेश कच्छप जो खिजरी से विधायक है और जीबी के सदस्य नहीं है, यानी साथी परिषद के सदस्य नहीं होने के बावजूद वो उस बैठक में चलिए, बिल्कुल तो बड़ी तैयारी है पूर्व निदेशक की तरफ से भी। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।